दिस इज़ डॉक्टर रेनू अरोड़ा। आज का जो टॉपिक है एनपीसी, जो कि एमएड का फर्स्ट यूनिट का भी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, और बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी ये फिफ्थ यूनिट आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी सामान्य संभावित वक्र जो होता है, बेसिकली इसका यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक नाम तो इसको कहते हैं सामान्य संभावित वक्र। एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसकी शेप देखिए तो ये मंदिर में घंटाकार आकृति जैसी इसकी शेप होती है, जैसे मंदिर में घंटा होता है, तो इसका दूसरा नाम है घंटाकार आकृति वाला कर्व। और तीसरा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स भी कहा जाता है, यानी आपके प्राप्तांकों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। 19वीं शताब्दी में गॉस नामक एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से जाना, इसलिए इसको गॉसियन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। गॉसियन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई बार ये बुक में समझ नहीं आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक विशेषता की बात करें तो यह सिमेट्रिकल होता है, यानी सममित। यानी इस लेवल पे आप देखिए, ये बीच का बिंदु है, 50% इसके दाएं ओर और 50% इसके बाएं ओर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, इस ग्राफ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उतार भी सकते हैं, गॉसियन कर्व कहते हैं, सिमेट्रिकल होता है। तो नेक्स्ट जो अपना कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज यूनिमोडल। तो मोड क्या होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं यूनिमोड, यानी जो मोड आया है वो एक ही है। यदि मैं इसको इस तरह से बनाऊं, दिस इज यूनिमोडल, और यदि मैं इसके 2-3 इस तरह के कर्व बनाऊं, ये मल्टी मॉडल हो जाता है, यानी इसके मोड काफी हो जाते हैं। तो यूनि मॉडल में आप देखिए मीन, मीडियन और मोड यानी बहुलक तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी इसका मोड जो होता है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है यूनि मॉडल, यानी एक जगह ही मीन, मीडियन, मोड पाए जाते हैं। एक इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज असिम्प्टोटिक, यानी आप एसिम्प्टोटिक में देखिए कि जो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हैं इसके आधार को इसकी सीमाएं छूती नहीं है, कभी भी नहीं छूती है, अनंत तक जाती हैं। अब हम यदि इसके आप डायग्राम की तरफ देखिए कि घंटे की आकृति आप देख रहे हैं, जिसका मीन, मीडियन, मोड तीनों ही यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका जो टोटल विस्तार होता है दैट इज 6 सिग्मा। सिग्मा होता है प्रमाणिक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस साइड जब जाते हैं तो +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, ये पार्टीशन बने हुए हैं, +1 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा। उसके बाद इधर जब जाते हैं तो ये कम होता है, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा और -3 सिग्मा। तो यहाँ पे इस वक्र में मध्यमान के दोनों तरफ की आकृति सममित होती है, अर्थात मध्यमान के दाईं व बाईं तरफ के मानों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता। बस राइट हैंड में आपका पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड में आपका कम की ओर यानी लेस होता जाता है फ्रीक्वेंसी। जब हम आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इस वक्र का जो ये ऑर्डिनेट पॉइंट होता है, सबसे ऊंचाई वाला जो स्थान होता है, ये ऑर्डिनेट पॉइंट कहा जाता है, जिसका मान 0.3989 होता है। ये नेट, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछते हैं कि इसके ऑर्डिनेट का मान क्या होता है, 0.3989 होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये एक्स अक्ष पर है और ये वाई अक्ष पर है। तो जब आप देखते हैं कि समूह के प्राप्तांकों की दूरी मध्यमान से जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वक्र का जो एरिया है वो आप देख रहे हैं संकुचित हो जाता है। देखिए, यहाँ पे फैला हुआ था और यहाँ पे संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अर्थात कॉनकेव से कॉन्वेक्स में बदल जाता है। उसके बाद यदि हम ये देखते हैं, एक आपके पास पॉइंट आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस ये होता है यानी टेढ़ापन। तो टेढ़ापन इसमें 0 होता है, स्क्यूनेस इसकी 0 होती है। कैसे, आप
देखते हैं जितना 50% इधर है 50 उधर है। यदि मैं स्क्यूनेस की बात करती हूँ तो यहाँ पे जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये इस राइट साइड पे ज़्यादा टर्न कर जाता है, जैसे मीन मीडियन मोड यहाँ है और यहाँ टर्न कर जाता है, या लेफ्ट साइड पे, वो मैं आगे स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बारे में आपको अगली जस्ट इसके बाद में बताऊंगी। तो इसका जो स्क्यूनेस होता है वो 0 होता है और जो इसके कुर्टोसिस का मान होता है उसको कहते हैं 0.263। कुर्टोसिस का मान 0.263 होता है, ये मान आप ध्यान रखेंगे। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे मीन मीडियन मोड +1 सिग्मा और ये -1 सिग्मा, यहाँ पे जब आपने देखा इस एरिया में 34% फ्रिक्वेंसी पाई जाती है और सेम -1 की तरफ जाएंगे तब भी 34 फ्रिक्वेंसी पाई जाती है परसेंटेज। यहाँ पे प्लस सिग्मा से +2 सिग्मा तक 13.5, कुछ किताबों में 0.57 54 दिया होता है। जब हम +2 सिग्मा से +3 सिग्मा की तरफ जाते हैं तो 2% फ्रिक्वेंसी है और अनंत की तरफ जाते हैं तो 0.5% फ्रिक्वेंसी पाई जाती है। सेम यही एरिया 34 इधर आएगा 13.5, बस वो लेफ्ट फ्रिक्वेंसी आपकी कम होती चली जाती है। तो इस तरह से नेट में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा, ये देखिए -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो आप 34 और 34 दोनों को जोड़ लीजिए तो दैट इज 68%। कई बार अप्रॉक्स में 67 पॉइंट समथिंग बता दिया जाता है। -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के मध्य अप्रॉक्स, यहाँ वाला देखिए -2 से +2 तक देखेंगे तो अप्रॉक्स इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 95% आवृत्ति होती है। और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा, यानी ये पूरा आप इसको जोड़ेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी 0.9% होती है। और आपको ये मैं बता दूं कि +3 सिग्मा से इधर जाएंगे तो 0.5 बच जाता है और इधर जाएंगे तो माइनस में 0.5 बच जाता है, यानी 99% इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि इसको सामान्य संभावित वक्र की संज्ञा दी गई है। और इसमें Z स्कोर जो होती है प्राप्तांकों का जब मान निकाला जाता है दैट इज x माइनस m, यानी Z = x माइनस m अपॉन सिग्मा, ये होते हैं Z स्कोर। यहाँ पे जब आपके प्राप्तांक दिए गए हों उसको मीन को उसमें से माइनस कीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके Z स्कोर का मान आ जाता है। इस तरह से आप हमेशा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिए। जब भी क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है एनपीसी की विशेषताएं बताइए और ये इसको गॉसियन वक्र क्यों कहा जाता है, इसकी मेन विशेषताएं कौन सी है, या जब हम बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। अब देखिए आपने ये समझ लिया। अब इसमें एप्लीकेशन यानी इसके निहितार्थ क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप देखते हैं कि जब बच्चों के स्कोर्स परसेंटेज में आ जाते हैं तो उसको नॉर्मल प्राप्तांकों में बदला जाता है और जब हमें प्राप्तांक नॉर्मल मिल जाते हैं तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। और सबसे बड़ा जो मैं अनुप्रयोग आपको बताना चाहूँगी, जैसे किसी भी स्टूडेंट का आपको IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि चेक करनी हो तो यह एनपीसी वक्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि यदि इस एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्लास में कुछ बच्चे हैं जिसका जो मिड पॉइंट है यानी जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है वो 100 है और यहाँ पे मैं 15 और मैं 15 का आपको डिफरेंस बताती जाऊंगी अभी 145। और जब मैं इस साइड आऊँगी तो माइनस में ये 15 कम होते जाएंगे और यहाँ पे 55 ये आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा है ये मान के चलिए कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिसका ऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 100, जिसका IQ लेवल कुछ बच्चों का 100 है वो सबसे ज़्यादा है, 115 उससे कम है, 130 वाला उससे कम है, 145 जिसका IQ लेवल है उससे भी कम। देखिए कितने कम स्टूडेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये IQ लेवल की ओर जा रही हूँ मैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैं बात करती हूँ तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जब मैं आपको क्वेश्चन की बात करती हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि 11 साल का एक बच्चा है जिसने 130 अंक प्राप्त किए हैं और 11 साल के ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे इस बच्चे ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पे 130 ये बच्चा है, यहाँ पे आप जाते हैं मीन मीडियन मोड था, ये +1 सिग्मा था, ये +2 सिग्मा था।
ठीक है, यहाँ पे +2 सिग्मा था, और यहाँ पे जब हम टोटल इसको गिनते हैं 68 तो ये था पूरा, और 90% यहाँ तक था ये, लेकिन यदि हम इसको यहाँ तक का ये सिर्फ काउंट करते हैं तो ये 98, देखिए 2% तो इधर बच के ये 0.5% है, तो अप्रॉक्स 97.5 या 98% ऐसे ये बच्चे ने इस बच्चे ने 98% बच्चे से ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 तरह के आपके पास बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो बच्चों का जो ग्रुप है वो हाई इंटेलिजेंस ग्रुप है, HI है इसकी, यहाँ पे हाई क्रिएटिविटी ग्रुप है, और यहाँ पे हाई मोटिवेशन ग्रुप है। तो ये जो बीच का आप सर्किल देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, एक यहाँ पे है, और एक मतलब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिसके पास तीनों चीज़ें हैं। तो इस बच्चे का जब हम बात करते हैं कि यह इसका NPC में कहाँ स्थान रहेगा, तो आप देखिए एवरेज कितना है 100, और यहाँ पे 3 चीज़ें इस बच्चे में तीनों पाई जाती हैं, इंटेलिजेंस भी है, क्रिएटिविटी भी है, और मोटिवेशन भी है। तो यानी ये 3 जंप जाएगा, एक ये गया, 2 और ये तीसरा जंप। यानी यहाँ आकर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट है +3 सिग्मा का, यानी या तो उसका मान +3 सिग्मा होगा या +3 सिग्मा के बाद बच्चे का स्कोर होगा। देखिए कितना इंटेलिजेंट बॉय है ये वाला, जिसके पास तीनों चीज़ें हैं। तो 3 जंप कर जाइएगा आप। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें बच्चे की उम्र नहीं देखी जाती, इसमें स्कोरिंग का ध्यान देना है आपको कि 10 साल का बच्चा है जिसका IQ लेवल 115 स्कोर करता है, वो 115 है, और इस बच्चे से कितने लोग आगे हैं आप मुझे बताइए। 115 यहाँ तक आ रहा है, मतलब टोटल 68, और इनको आप जब काउंट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 84 है। और यहाँ जो बच रहा है देखिए 13.5, ये 2 और 0.5, ये अप्रॉक्स 16 है। यानी बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है, और ये जो इससे आगे वाले बच्चे हैं वो इससे आगे 16%, यानी 16% जो लोग हैं जो इस बच्चे से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर कितना अनुप्रयोग किया जाता है इस NPC का, कि साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स के हर मुद्दे को आप एटीट्यूड देखिए, आप IQ लेवल देखिए, इन चीज़ों में उस बच्चे के बारे में जानने के लिए आपको क्लास में NPC का उपयोग करना ही पड़ेगा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाननी पड़ेगी। अब आगे चलेंगे स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बारे में कि क्या होता है टेढ़ापन और विकृति आ जाना किसे कहते हैं।